हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जियो पॉलिटिक्स हिंदी। इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री या किसी भी जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट एपिसोड है ब्रिक्स एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो आपने ब्रिक्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ब्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ ब्रिक्स, जानते हैं। ब्रिक्स 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसके मेंबर्स हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सब कंट्रीज़ के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उससे मिला के ये नाम बनाया गया है। ये जो पहले 4 इसका नाम था, ब्रिक था पहले इसका नाम, BRIC। ये पहली बार जिम ओ'नील ने 2001 में इसके बारे में बताया था। जो कंट्रीज़ आगे चल के महासत्ता बनने वाली थी, इकोनॉमिक सुपर पावर्स, उनके बारे में ये ग्रुप है। तो 2010 में फिर साउथ अफ्रीका ने भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दिए इस ग्रुप में आने के लिए, और उसी साल में वो वापस आ गया ग्रुप में, मतलब उसे उन्हें ले लिया गया, फॉर्मली ले लिया गया ऑफिशियली। तो तब इस ग्रुप के 4 से 5 मेंबर हो गए। जो मेंबर्स थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को छोड़ के बाकी चारों कंट्रीज़ के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं थी। ब्रिक्स का कोई ऐसा एक सिंगल लीडर नहीं होता है, जैसे UN का है, WHO का एक लीडर होता है, वैसे ब्रिक्स का नहीं होता है। ब्रिक्स के जो अपने कंट्रीज़ है उनके स्टेट लीडर्स ही होते हैं, जैसे ब्राज़ील के बोल्सोनारो, रशिया के पुतिन, साउथ अफ्रीका के रामाफोसा, चाइना के जी जिनपिंग और इंडिया के मोदी जी। वैसे सबके स्टेट लीडर्स ही होते हैं, कोई एक स्पेशल लीडर नहीं होता है उसका। अफ़गानिस्तान, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, टर्की, इजिप्ट, ईरान, नाइजीरिया, सूडान, सीरिया, बांग्लादेश, ग्रीस और पाकिस्तान जैसे देश भी ब्रिक्स में आने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शायद ही इन्हें लेंगे, मुश्किल है। तो GDP जो है ब्रिक्स कंट्रीज़ की वो आपके सामने है, चार्ट में देख लीजिए। चाइना मोस्टली डोमिनेट करता है, ऑलमोस्ट 67% है GDP जो इसमें है, उसका 67% चाइना अकेला शेयर करता है। सेकंड नंबर पे इंडिया था। ब्रिक्स ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब 3 बिलियन लोगों से, 3 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का, वो है कि जो अपने मेंबर नेशन है, तो उन मेंबर नेशंस में ही एक दूसरे को डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करना, ये सब काम होते हैं ब्रिक्स के। अभी 2018 में जो 5 कंट्रीज़ है ब्रिक्स की, इनका जो कंबाइंड नॉमिनल GDP था वो $18.6 ट्रिलियन था, जो कि ऑलमोस्ट 23.2% वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट था। और जो इनकी कंबाइंड GDP थी वो थी $40.55 ट्रिलियन, मतलब वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 32%, सिर्फ ये 5 कंट्रीज़ में 32% वर्ल्ड की GDP थी। तो जो ब्रिक्स है, इसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था, इसका जो सबसे मेन मुद्दा था वो ये था कि जो US का जो इतना डोमिनेंस है, मतलब US डॉलर्स में ही सब ट्रेड होता है हर तरफ, उसका जो डोमिनेंस है वो थोड़ा कम करना, ये इनका मेन मकसद था ब्रिक्स का। रशिया खुलेआम बोलता था कि हमको इनका डोमिनेंस कम करना है। आज के टाइम में चाइना भी खुल के ही बोलता है। तो इनके जो 2 मेन कंपोनेंट्स है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB और कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA। ये दोनों 2015 में एक्टिव हुए थे। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आ सकता है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो NDB एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसका जो अफ्रीका का हेड क्वार्टर है वो साउथ अफ्रीका में है, जिसका नाम है NDB अफ्रीका रीजनल सेंटर। और जो इसका मेन हेड क्वार्टर है वो चाइना में है, मतलब शंघाई में। ये देखिए स्क्रीन पे जो है, ये चाइना में जो हेड क्वार्टर है वो है NDB बैंक का हेड क्वार्टर शंघाई में। इसका स्टार्टिंग कैपिटल पहले $50 बिलियन था, लेकिन इवेंचुअली उसको बढ़ाना है, $100 बिलियन करना है। तो जो बाकी सब कंट्रीज़ है, मतलब 5 कंट्रीज़ $10 बिलियन कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, सब अपनी तरफ से $10 बिलियन कंट्रीब्यूट करने वाली है। अभी माइक नहीं आया है, लॉकडाउन अभी ख़त्म हो गया, तो माइक वगैरह लाएंगे तो ये जो डिस्टॉर्शन है वो नहीं होगा, सॉरी उसके लिए। CRA देखते हैं।
CRA is for providing protection against global liquidity pressure. It is found that emerging economies that experience rapid economic liberalization went through increased economic volatility, bringing uncertain macroeconomic environment. ब्रिक्स का काम ही यह है, ब्रिक्स का जो CRA है उसका काम यह है कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी का जो प्रेशर आता है मार्केट में बीच बीच में, उसके खिलाफ प्रोटेक्शन देना, ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है CRA का। CRA को एक IMF का मेन कंपटीटर माना जाता है और न्यू डेवलपमेंट बैंक को साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाता है। साउथ साउथ कोऑपरेशन शायद आपने सुना होगा, अगर सुना है तो कमेंट में बताना है क्या होता है साउथ साउथ कोऑपरेशन। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। अब देखते हैं समिट्स कब कब कहाँ हुए हैं। तो आपके स्क्रीन पे है ये, यहाँ समिट हुए थे, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी इतना बोलूँगा नहीं। फर्स्ट हुआ था रशिया में और अभी लेटेस्ट वाला जो होने वाला था जुलाई में, वो भी रशिया में ही होने वाला है। आगे देखते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और मतलब कहीं आपने सुना ही नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत कोई बोलता ही नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये ट्रू है। वेस्ट का और ब्रिक्स का एक कोल्ड वॉर टाइप चल रहा है, जिसमें US भी शामिल ही है। इनके हमेशा वेस्ट की और वेस्ट मतलब यूरोपियन नेशन ज़्यादातर, और ये टर्की वगैरह बोल सकते हैं। तो इनके एक ट्राई होता है कि ब्रिक्स को डिग्रेड किया जाए कैसे तभी। तो जैसे आपको पता है, बताया मैंने, CRA IMF का एक ग्लोबल कंपटीटर के सामने के तौर पे सामने आया हुआ है। जैसे IMF लोन देती है बाकी कंट्रीज़ को, वैसा अभी ये NDB ने भी स्टार्ट किया है लोन देना। अभी लेटेस्ट में इंडिया को कोविड-19 से फाइट करने के लिए NDB ने इंडिया को $1 बिलियन का लोन दिया है। $1 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। तो बहुत फ़ायदा हुआ है इंडिया को, IMF के पास नहीं जाना पड़ा, यहीं से मिल गया। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि हम अभी उन्हीं के भरोसे नहीं है करके। तो वेस्ट का अभी वही है कि वो डरे हुए हैं अभी कि शायद जो ग्लोबल डॉलर सिस्टम होता है, यानी कि जो भी ट्रेड होता है, कुछ भी होता है, तो वो डॉलर में काउंट होता है। तो वेस्ट को वही डर है कि अगर ये ऐसा हो गया, US और वेस्ट को ये डर है कि अगर कोई नई अगर करेंसी ने इसकी जगह ले ली तो बहुत उन्हें लॉस झेलना पड़ेगा। इसलिए वो इंडिया चाइना जो बॉर्डर के जो डिस्प्यूट होते रहते, इशू होते रहते, उसके वेस्ट की मीडिया कुछ ज़्यादा ही कवर करती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट है ह्यूगो टर्नर करके, उन्होंने बताया था कि जो US है, अभी उनकी एक मेजर विक्ट्री हुई है ब्राज़ील में। हमें तो पता है US के काम क्या होते हैं, जो बाकी कंट्रीज़ है उनके जाना, उनके जो इंटरनल मैटर होते हैं उनमें टांग अड़ाना, ये तो US की बहुत पुरानी आदत है। हमने सब जगह देखा है, कोरिया में देखा है और बहुत सारे, कहाँ कौन से नाम लो, अभी हर जगह उनका वही होता है। वैसा ही उन्होंने अभी ब्राज़ील में भी स्टार्ट कर दिया था। बाकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पे उनका इम्पीचमेंट कर दिया था, जबकि 54 मिलियन ब्राज़ीलियंस ने वोट किया था और डिल्मा रूसेफ के लिए, फिर भी उन्हें प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। उसी आर्टिकल में टर्नर ने और फोकस किया था कि साउथ अफ्रीका के ऊपर, कि एक ऐसी कंट्री जिसमें जो कि ब्रिक्स की मेंबर है और US वहाँ पे सॉफ्ट कूप कर रहा है। सॉफ्ट कूप मतलब जो उनका गवर्नमेंट है उनको वो ओवरथ्रो करने की या फिर ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा था। साउथ अफ्रीका एक इकोनॉमिक वॉर का भी विक्टिम हो चुका है। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला को पूरा बर्बाद कर दिया है। आज वहाँ पे इतना क्या हालत है वेनेजुएला की, सब जानते हैं। वही कोशिश वो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में भी करना चाह रहा है। और साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो वहाँ पे बहुत टाइम से गवर्नमेंट में है, उन्हें US ओवरथ्रो करना चाहता है। हर जगह कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ अपने इधर ही नहीं है साइड। तो फरवरी 2016 में साउथ अफ्रीका की जो रूलिंग पार्टी है, उनका जो एक US डिप्लोमेट के ऊपर उसने आरोप लगाया था कि US हमारे इधर इरेगुलर एक्टिविटीज़ कर रहा है और हमारा जो कंट्री है उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे शेक करना चाहता है, या फिर मतलब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है US। ऐसा उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया था US के ऊपर।
तो इस वीडियो में हमने देखा ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के मोटिव क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ये क्यों बना था ब्रिक्स, ब्रिक्स के समिट, और जो ये कोल्ड वॉर है चल रहा है यूएस वेस्ट और ब्रिक्स के बीच में, ये सब हमने देखा। तो इस सोर्स तो हमने विकिपीडिया, ब्रिक्स की टाइमलाइंस और जो यूगर टर्नर का आर्टिकल था उसमें से हमने पूरा सोर्स लिया है, जो कि एक जेन्युइन सोर्स था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही आगे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे से वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो थैंक यू।